तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स स्टडी विद चांदनी। सो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बोर्ड एग्जाम का काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट एंड काफी ज्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन करने वाले हैं कि हम लोगों को ये जो वेटेज वाला जिसको हम लोग लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कहते हैं उसके आंसर्स कैसे लिखने चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए भी जिन्होंने ज्यादा पढ़ा नहीं है, बट उनको ये दिखाना है कि हम लोगों को सब आता है। जैसे कि स्टूडेंट्स, अब ये सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक्स के लिए नहीं है, बट ये इकोनॉमिक्स, ओसी एंड आपके एसपी के लिए है। ठीक है, ये तीनों थियोरी सब्जेक्ट के लिए आपका ये एक तरह का एक प्रेजेंटेशन जो पेपर में देना चाहिए, जो जैसे क्वेश्चन अटेंड करना चाहिए उसके रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के साथ। जैसे कि आप सबको पता है, बोर्ड में लॉन्ग आंसर्स के लिए 8 मार्क्स का उन्होंने एक थीम दे के रखा है कि 8 मार्क्स के लिए लॉन्ग आंसर्स पूछे जाएंगे। ठीक है, तो हमको 8 मार्क्स अगर लानी है तो हम कैसे लाए वो 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये बात आ जाती है एक तरह का क्वेश्चन मार्क। तो स्टूडेंट्स, हमको क्या करना है, हमको हमारे आंसर को बाइफरगेट करना है, या बोल सकते हैं सेपरेशन देना है, या बोल सकते हैं डिवाइड करना है। ठीक है, तो एट लास्ट मतलब हमको क्या करना है, हमको अपने आंसर को डिवाइड करना पड़ेगा अगर हमको अपने आंसर को अच्छी तरह से प्रेजेंट करना है अपने एग्जामिनर के आगे। अगर आप पेपर अच्छे से प्रेजेंट करोगे तो उससे क्या फायदा होगा, उससे डेफिनेटली आपका पेपर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देगा। डेफिनेटली क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी भी लगेगी कि अरे भाई कुछ तो क्वांटिटी लिखी है। एंड उसके बाद आपका जो एग्जामिनर रहेगा वो भी आपके सपोर्ट में आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसको भी आपका डेफिनेटली पेपर अच्छा लगेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि हम लोगों को ये जो लॉन्ग आंसर्स रहते हैं वो कैसे लिखने चाहिए। वो जो हम लोग भरते हैं ना कि बहुत सारे पेजेस भरने, तो वो कैसे हम लोग करें। तो आप जब आंसर लिखते हो, लॉन्ग आंसर्स लिखते हो, तो उसका जो पहला पार्ट आंसर का स्टार्ट होना चाहिए, ओके, वो रहना चाहिए ए पार्ट से, जिसको आप बोल सकते हो इंट्रोडक्शन। आपको पहले हमेशा क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब ये बात आती है कि इंट्रोडक्शन में कितनी लाइंस लिखे, तो इंट्रोडक्शन में यू कैन राइट 5 to 6 लाइन्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन में 5 से 6 लाइंस आप लिख सकते हैं, एक पैराग्राफ में आप लिख सकते हैं। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आपको पैराग्राफ में लिखना है। यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन लिखा, उसके एग्जैक्टली एक लाइन नीचे, ठीक है, मतलब यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ पे एक लाइन नीचे से आपको पैराग्राफ स्टार्ट करनी है और 5 to 6 लाइन्स यहाँ पे आपको लिखनी है। इसके बाद सेकेंड पार्ट डिवाइड करके जो लोगे वो रहेगा आपका मीनिंग का पार्ट। अब जो भी आंसर रहेगा उसकी मीनिंग आपको यहाँ पे बतानी है। तो मीनिंग के लिए 2 से नहीं, चलो 2 तो हमारी डेफिनेशन के लिए भी हो सकता है, तो 3 से 4 लाइंस आपको मीनिंग पे देनी है। ठीक है, 3 से 4 लाइंस बहुत है। ठीक है, आंसर काफी अच्छा भी दिखेगा एंड डेफिनेटली क्वांटिटी एंड क्वालिटी दोनों बढ़ेगी यहाँ पे। उसके बाद सी पार्ट जो आएगा वो आपका रहेगा डेफिनेशन का। स्टूडेंट्स, प्लीज इस चीज के ऊपर ध्यान देना कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या लिखते हैं, DEFINA लिखते हैं डेफिनेशन में, बट वो वैसा नहीं रहता है। क्या आना चाहिए, DEFINITION। ठीक है, स्पेलिंग अच्छी तरह से लिखना। मैं ये चीज इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ क्योंकि जब मैंने एग्जाम पेपर्स, मतलब बोर्ड के एग्जाम्स मैंने चेक किए थे, तो उसमें ये मिस्टेक बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं, डेफिनेशन की स्पेलिंग अच्छे से नहीं लिखते हैं। तो डेफिनेशन को डेफिनेटली उसको अंडरलाइन करके यहाँ पे आपको डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन में एक ट्रिक बता सकती हूँ मैं आपको यहाँ पे। अगर फॉर एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ऐसा कुछ है कि आपको उस ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा है, एकदम इमीडिएटली आपको उसकी डेफिनेशन याद नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो उस टाइम पे, आप एक चीज लिख सकते हो यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट। बट ये तो काफी ज्यादा नॉर्मल चीज है कि अगर किसी पर्सन ने इसकी
डेफिनेशन दिए, किसी भी क्वेश्चन की डेफिनेशन दिए तो वो एक्सपर्ट ही रहेगा। तो आप उसका डायरेक्टली नाम नहीं लिख रहे हो, बट इनडायरेक्टली तो आप उसके बारे में बता ही रहे हो। और डेफिनेटली जो भी एग्जामिनर रहेगा इसके ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं उठा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको देखो, आपको अगर नाम नहीं पता है ऑथर का, गलत नाम लिखने से अच्छा है कि आप नाम नहीं लिखो और उसके जगह पे ये वर्ड यूज करो, एक्सपर्ट या सेयर्स लिख सकते हो, ठीक है, या ऑथर्स लिख सकते हो। ऐसे करके आपको आंसर स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, एंड उसकी डेफिनेशन जो आपको याद आ रही है वो डेफिनेशन आपको लिखनी है। उसके बाद डेफिनेशन लिखने के बाद डी पार्ट में आपको आपका मेन आंसर लिखना होता है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, ओसी का एग्जाम्पल लेते हैं बिजनेस सर्विस का, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस, ठीक है। फीचर्स ऑफ बिजनेस सर्विस, उसको अंडरलाइन कर दो अच्छी तरह से। एंड प्लीज स्टूडेंट्स, आप लॉन्ग आंसर लिख रहे हो और आपको टीचर को इम्प्रेस करना है, तो प्लीज आप ये जब आंसर लिख रहे हो, आप कोई यहाँ पे अपना आर्टिस्ट वाला लुक लेके आओ एंड कोई ड्राइंग वगैरह बनाओ। जैसे आप ग्राफिकल वे में या एक ऐसा प्रेजेंटेशन वे में आप दिखा सकते हो अपने आंसर को। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे सन बना दिया, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ फीचर्स एंड उसकी सारी पॉइंट्स, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 6, ऐसे करके मैंने बहुत सारी उसकी पॉइंट्स लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने सिर्फ पॉइंट्स डायग्राम में बनाई है, ठीक है। इसके बाद आपको इसी की एक्सप्लेनेशन देनी है, ठीक है। मतलब इसी के नीचे फिर आप उसकी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करोगे। एक्सप्लेनेशन में अगर यहाँ पे आपने 9 पॉइंट्स लिखी है तो वहां पे आप 5 पॉइंट्स या 6 पॉइंट्स लिख सकते हो फीचर्स की, ठीक है। एंड आप उस फीचर्स को एक्सप्लेन कर सकते हो। अब कभी कभी ये भी डाउट आता है कि हम लोग जो कोई भी फीचर्स लिखते हैं, जो उसका मैटर लिखते हैं, ठीक है, कोई भी हेडिंग पॉइंट लिखते हैं, हेडिंग के अंदर कितनी पॉइंट्स लिखें, ये भी एक डाउट आता है कि कितनी पॉइंट्स लिखे, कितना बड़ा लिखे हम लोग, ठीक है, कितनी क्वांटिटी उसकी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स 2 से 3 लाइंस आपको लिखनी पड़ती हैं, 2 से 3 सेंटेंस एकदम अच्छी तरह से आपको लिखनी पड़ती है। उसमें रट्टाफिकेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स रट्टा करते हैं, जो कॉमर्स में बिल्कुल भी सही नहीं है। कॉमर्स में आप रट्टा करने के लिए बने ही नहीं हो। कॉमर्स इसलिए तो लिया है आप लोगों ने क्योंकि आपको रट्टा नहीं करना है, ओके। तो आपको ऐसा लिखना है। फिर एट लास्ट आप समझो 5 इसमें से आपने 8 लिखी है, यहाँ पे पॉइंट्स एग्जाम यहाँ पे दी हुई है। फिर आपने एक्सप्लेन कितनी पॉइंट्स को किया, समझो 5 पॉइंट्स को आपने एक्सप्लेन किया। एक्सप्लेन करने के बाद लास्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है वो आता है ई पार्ट। अब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ मेरा ई पार्ट। ई पार्ट में मुझे लिखना है कंक्लूजन, या एक दूसरा वर्ड, फैंसी वर्ड अगर बोले तो आप समरी भी लिख सकते हो, ठीक है। कंक्लूजन या समरी, ऐसे दोनों चीज मत लिख के आना, क्योंकि डेफिनेटली 2-3 आंसर्स तो आप लिखोगे। तो किसी में कंक्लूजन लिखना, किसी में समरी लिखना, एंड लास्ट में जो भी आंसर है उसका आप क्या कंक्लूजन देना चाहते हो, उसका शॉर्ट में आप क्या बोलना चाहते हो। अगर आप इस पार्ट्स में करके करोगे, डेफिनेटली स्टूडेंट्स आपके क्वांटिटी तो बढ़ने ही वाली है, ठीक है। क्वांटिटी मतलब पेजेस काफी ज्यादा आपके स्पेंड होंगे, बट पेजेस पे हमको ज्यादा ध्यान नहीं देना। हमारी जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छे से दिख के आएगी और हमारी प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छे से दिख के आएगी, ठीक है। तो इसलिए स्टूडेंट्स आपको मेरे हिसाब से अगर आप ये फॉलो करोगे तो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा हर एक थियोरी पेपर में, ठीक है। हर एक थियोरी पेपर जो ऑलमोस्ट 8 मार्क के लिए, 10 मार्क के लिए जिसका क्वेश्चन आता है, उसका आंसर आप इस वे में लिखोगे तो आपके लिए इससे बेस्ट कोई चीज हो ही नहीं सकती है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आई थिंक सो ये आपको नोट डाउन करना चाहिए। इसको नोट डाउन करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और यार लाइक भी कर दो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय स्टूडेंट्स।